अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी केटू टीवी की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वेदर जो है मानसून का वेदर है और ये बड़ा डिफरेंट इस लिहाज से भी होता है कि थोड़ा सा जो है ना टेम्परेचर ज़रूर डाउन हो जाता है इस वेदर में। लेकिन उसके साथ साथ चंद मसाइल भी दरपेश आते हैं, जिनमें से कि लैंड स्लाइडिंग का मसला नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा देखने में आया और अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है इस वेदर में। और इसी तरह से आज़ाद कश्मीर जो है बड़ा खूबसूरत इलाका है, लेकिन इस टाइप का जब वेदर आता है तो बहुत सारी मुश्किलात का भी हमें सामना करना पड़ता है। और इसी हवाले से अगर अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर का जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है, यहाँ पर चहेला एक बड़ा करीबी मुकाम है, बिल्कुल लेक सिटी के बीच में ये एरिया आता है। और इस रोड को जो है नीलम वैली का गेटवे कहा जाए तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ इश्यूज़ भी हमें देखने में नज़र आते हैं। जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो रोड पर जगह जगह जो है ना तालाब का मंजर पेश करने लग जाती है ये रोड, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, गुज़रने में भी मसला होता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग हैं उनके घरों में भी इस रोड की वजह से पानी दाखिल होता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ये नीलम वैली का गेटवे है तो जब टूरिस्ट यहाँ से गुजरते हैं तो वो भी एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट लेकर जाते हैं। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसाम मुग़ल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे ही जान लेते हैं। जी हसाम, मुझे बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी तो सब इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में, जहाँ पे एक मानसून बारिशों का एक सिलसिला जो शुरू हुआ था, उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में काफ़ी मुश्किलात का सामना आवाम को देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ बारिश किसी के लिए रहमत है तो किसी के लिए जहमत भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद में चला के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे देखा जा सकता है कि बारिश की वजह से रोडों पे जगह जगह पानी भी इकट्ठा हो जाता है। उसके साथ साथ यही पानी जो रोड का है वो नीचे अवाम इलाका है उसकी जानब नीचे भी आ जाता है, जिस वजह से पानी जो है घरों में भी घरों के सहन में भी रुक जाता है और अवाम को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम का इस बारे में कहना है कि हमने इससे पहले कई दरखास्तें दी और हमने जिन जो यहाँ के MLA उन्हें वोट भी दिया, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई खास आज तक कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। इस हवाले से आज तक यहाँ के भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। ये जो मानसून की बारिशें हमेशा जो है, जब भी बारिश होती है तो ये जगह जो है सारी पानी से भर जाती है और हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो बारिश हुई नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हालात है इधर के यहाँ पर ना हमारी फसलें होती है ना और कुछ, और बिल्कुल ही जो है ना हमारा घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, पानी हमारे घरों में घुस जाता है। तो इंतज़ामिया से हमारी यही गुजारिश है कि इस पानी का कोई ना कोई हल निकाला जाए। इससे पहले जो हमारे MLA हैं ख्वाजा फारूक साहब, उनको इसी वजह से हमने वोट दिए थे कि इस पानी का आपने हल निकालना है, लेकिन उन्होंने उसका कोई हल नहीं निकाला। और आज इस पानी की गंदगी की वजह से हम लोग आज घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ये पानी अभी बारिश हुई नहीं है, फिर भी इतना पानी है कि हम घरों से नहीं निकल सकते। जैसे ये मानसून की बारिशें होंगी तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते, तकरीबन 4-4 5-5 फुट पानी होते हैं इस जगह भी। तो यही हमारा इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस पानी का हल निकाला जाए और हमें इस मुश्किल से निकाला जाए। जब भी यहाँ बारिशें होती हैं तो बहुत सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से काम भी नहीं होता और गाछ भी नहीं आते। तो इस वजह से ये पानी की वजह से, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इस वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये हमारा काम वगैरह नहीं होता और पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, यहाँ आना जाना भी बहुत मुश्किल है। तो इसका मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस बारे में कोई एक्शन लिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ भाई मौजूद थे, उनका भी कहना है कि हमने जो उस वक्त के जो MLA थे हमने उन्हें वोट इसलिए दिया तो कि वो हमारी मुश्किलात का जो है वो प्रॉपर हल निकाल सके। उनका यही कहना था कि इसके बाद भी इसको कोई खास नजरसानी नहीं की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे जो दुकानदार हैं, हमारी उनसे भी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि जो गाहक है जब वो आते हैं उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करने पड़ता है। गाहक कम आते हैं, हमें भी काम के दौरान बड़ी दुश्वारी होती है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो उनका ये भी कहना था कि मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो इस गंदे पानी से फैलती हैं। जी बहुत शुक्रिया हसाम, आपने हमें अपडेट किया। और नो डाउट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लोग मुकामी MLA से भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं ना। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जब कश्मीर की बात करें तो नीलम वैली बड़ा खूबसूरत इलाका है और बहुत मुख्तलिफ़ एरियाज़ से ऑल ओवर द पाकिस्तान, बल्कि इसके अलावा अक्रॉस द बॉर्डर भी यहाँ से ना इस एरिया का लोग रुख करते हैं और बड़ा पसंद करते हैं नीलम वैली को। यहाँ की मुनफरिद पहचान जो है कश्मीर के बहुत सारे इलाकों की, वो यहाँ के मुनफरिद लकड़ी के बने हुए घर हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लकड़ी से बनाए जाते हैं और बड़े खूबसूरत भी होते हैं।
उसके साथ साथ जो ठंडा वेदर है उसमें थोड़ा सा ना ये कॉपरेशन इस तरह से मिलता है कि क्योंकि लकड़ी जो है वो हीट या सर्दी जो है वो कंडक्ट नहीं करती, तो घर ना बड़े गर्म भी रहते हैं और बड़े खूबसूरत भी दिखाई देते हैं इस हवाले से, और माहौल दोस्त भी हैं। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर के कंक्रीट जो है वो लेकर जाना भी बड़ा मुश्किल है, और इस हवाले से फिर अक्सर लोग जो है लकड़ी के घरों में ही मुकीम हैं और लकड़ी के घर बनाते हैं। अब हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तलहा इस वक्त वहाँ पर ही मौजूद हैं, बाकी डिटेल्स उनसे ले लेते हैं। जी तलहा, अपडेट कीजिएगा। जी तसव्वुफ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव दवारिया में। ये गांव कुदरती हुस्न से मालामाल है। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना हुआ है। यहाँ के लोग सदियों से इस तरह के घरों में रहते हुए आ रहे हैं और इन घरों की तमीर का अपना एक अलग ही तरीका है। इन घरों की तमीर में देवदार की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इस लकड़ी की एक खासियत ये है कि ये न सिर्फ मजबूत होती है बल्कि शदीद सर्दी में भी ये गर्मी का एहसास देती है। इन घरों की छत मुख्तलिफ जाविये से बनाई जाती है चूँकि ये एक बलाई इलाका है और सर्दियों में यहाँ शदीद बर्फबारी होती है जिसकी वजह से बर्फ जो है वो छतों के ऊपर रह जाती है। तो इस तरह की छत जो है बर्फ़ को ऊपर नहीं रहने देती और वो बर्फ़ नीचे फिसल जाती है। और इनके घरों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है और इनमें खूबसूरत लकड़ी से नक्श निगारी की जाती है जो यहाँ के मुकामी लोगों के हुनर का एक मुँह बोलता सबूत है। इन घरों की एक ख़ास बात यह भी है कि ये मौसम के मुताबिक बनाए जाते हैं और इनमें एक अपनाइयत और सुकून महसूस होता है। अगर आप कभी भी नीलम वैली में आए तो द्वारिया में मौजूद इन लकड़ी के घरों को ज़रूर देखें और हो सके तो एक रात यहाँ गुजार के देखें। यकीनन आप फितरत के हुस्न जमाल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मुकामी लोग भी, हम इनसे भी पूछते हैं कि इन मकानात की तमीर की वजह क्या है और ये इन लोगों के लिए कितनी अहमियत क्या मिले। जिस तरह आपने बात की, वजह तो यही है, मेन वजह यही है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, तो इसलिए देवदार का इस्तेमाल किया जाता है इन मकानात की तमीर में। और अगर हम अहमियत की बात करें, अहमियत के अमल ये इस लिहाज से हैं, जब कोई डिज़ास्टर आ जाए या कोई अर्थक्वेक आ जाए, ये एज अ सेफ लैंडमार्क किए जाते हैं। तो मेन वजह यही है अहमियत की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जब उर्दू अदब की बात करें तो उर्दू एक बड़ी ज़बरदस्त लैंग्वेज है। और अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर के इलाके अरबी बाग से तल्लक़ रखने वाले हमारे एक नौजवान मुसन्निफ़ हैं आबिद ज़मीर हाशमी, उनसे हमने मुलाकात की और हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। वो जो है अवार्ड याफ्ता हैं और डिफरेंट अवार्ड्स हैं उनके पास इस किताब के ऊपर। मकसद हयात किताब का नाम है, जो कि बड़ी पसंद की गई। उनसे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, आइए आपको दिखाते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक अदबी शख्सियत मौजूद होंगी और इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबिद ज़मीर हाशमी साहब, जो कि मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं और उसके साथ साथ माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स जो है ना इन्होंने अपने नाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं सर? बहुत शुक्रिया आबिद भाई, सबसे पहले तो इस बात का कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। आपने बहुत सारी कुतुब लिखी हैं और उनमें से मकसद हयात जो है एक बड़ी मारूफ किताब है। मुझे बताइएगा कि कैसे ख्याल आया? सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, बहुत आपके शुक्रिया। प्लेटफॉर्म का शुक्रिया कि आपने इतनी मसरूफियात में से मुझे वक्त दिया और बहुत मुझे शुक्रिया। अपने आज़ार का मौका दिया। सर सबसे पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब स्कूल में पढ़ता होता था जी। उस वक्त से मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो मैं आर्टिकल लिखता होता था। तो एक बात सवाल आपने पहले भी पूछा कि गाँव के लोगों में ज़्यादा ये चीज़ होती है। उसकी वजह सर बुनियादी तौर पर ये होती है कि जो गाँव के लोग होते हैं ना, उनके पास वसाइल कम होते हैं और मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें शुरू से ही पता होता है कि मेरे लिए ये मसला है, पढ़ने में ये मसला आ रहा है, ये परेशानियाँ रहती हैं, उनके जहन में ये चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो लिखना आसान हो जाता है। जब मसला नहीं होता तो फिर लिखा नहीं जा सकता। तो सर किताब के लिए तो मैं अपने सब क़ारीन का, सब लोगों का, दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया। मैंने कोशिश की थी कि उसमें तहकीकी मवाद रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स को, जो रिसर्चर वगैरह हैं, उनको कोई चीज़ मिल सके, कोई फ़ायदा हो उनको, इसलिए लिखी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक मकसद हयात
ये फ़लसफ़ा ये क्या है? सर देखें, मकसद हयात हर इंसान जो जिसके पास भी शऊर है ना थोड़ा बहुत, उसको ये सवाल कभी ना कभी तो ज़हन में आता है हाँ, कि मैं क्या क्यों आया हूँ क्यों दुनिया आया? में, मेरा क्या मकसद है। क्या सिर्फ खाना पीना सोना पैसे कमाना ये ज़िंदगी है? तो इंसान को अपने से ही जवाब मिलता है कि ये ज़िंदगी नहीं ये है। ज़िंदगी। ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों का नाम है। और ये जो है ना आपने बात की कि खाना-पीना, सोना और पैसे कमाना क्या सिर्फ़ यही ज़िंदगी है? बहुत सारे लोगों को ये ख़्याल वक़्त पर आ जाता है और बहुत सारे लोग जो है ना डिले हो जाते हैं और वक़्त गुज़रने के बाद शायद उन्हें समझ में आता है। सर सबसे बड़ा फ़लसफ़ा यही है ना, जिन लोगों को समझ आ जाए ज़िंदगी हुँ, की, वो शुरू दिन से ही उस पे चढ़ जाते हैं ट्रैक पे। हर इंसान का अपना मकसद है यार। कुछ लोगों के नज़दीक ये है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि औरों के काम आना, ठीक है? बिल्कुल ऐसा। और उनकी किसी लिखने से, अल्फ़ाज़ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो, बल्कि हुँ। अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी हो, माशरे के लिए आसानी हो। तो कुछ लोग होते हैं उनका मकसद यार यही होता है दूसरों को तकलीफ़ देना, परेशान करना, हाँ, ये भी बस बड़ी डिफ़रेंट है। मकसद है हाँ, बड़े मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ हैं। है, हर बंदे ने अपने तौर पे लिया हुआ है ना सर। ऐसा ही है। अच्छा अगर अवार्ड्स की बात की जाए माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और आपके पास काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। कौन-कौन से अवार्ड्स आपने अपने नाम किए और कश्मीर का नाम आपने रोशन किया है? तो बताइएगा इस हवाले से? हाँ, सर एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। तो ये है कि मैंने कोशिश की हमेशा से ना कि मेरी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा ही हो, नुकसान हो। मैं जिस इदारे में हूँ, जिस माशरे में हूँ, उसको मेरी वजह से रुसवाई का सामना ना करना पड़े, बल्कि उसके लिए कोई अच्छी हो। ठीक। तो सबसे पहले सर मेरी किताब पे मुझे मिला था वो अदब स्मार्ट इंसानियत का अवार्ड मिला था माशाल्लाह, इस्लामाबाद से। माशाल्लाह। उसके बाद सर मुझे मिला था लाहौर से 2023 में हमने बुक्स भेजी थी अपनी, तो उनकी वीडियो में पड़ी हुई है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1100 बुक्स हुँ, थी। उनमें से शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने, तो आज़ाद कश्मीर में 3 ही लोग थे, 2 तो वो आजकल इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो मैं इधर ही हूँ कश्मीर में। तो उन्हें दिया था जी खिदमत अदब गोल्ड मेडल और माशाल्लाह। अल्लामा इकबाल कौमी अवार्ड। तो अभी सर 2025 में मिला था अल-वकील अवार्ड मिला था, किताब अवार्ड, तो वो हासलपुर से मिला था। तो ये हैं कुछ अवार्ड। माशाल्लाह। अच्छा आबिद भाई जब हम बात करते हैं ना किताबों की और किताबें लिखने की, बड़ा एक मुश्किल काम है। बड़ी इस पे तवज्जो दरकार होती है, बड़ा वक़्त दरकार होता है और फिर उसके बाद ऑब्वियसली जब आप इसको शाया करवाते हैं, तो आपको पैसे भी चाहिए होते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब हम देखते हैं तो किताबें खरीदने वाले, किताबें पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। डिजिटल जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, तो पहले तो ये था कि चलें अगर आप उसको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड करें तो शायद उसको लोग डिजिटल फॉर्म में पढ़ लें, लेकिन वो भी बहुत कम हो गए हैं जो कि पढ़ने वाले लोग हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर एक किताब लिखना सबसे मुश्किल काम है। ख़ासकर अब तो ये सर ये हो गया कि आपकी बात वही है कि डिजिटल दौर में ये है कि कहीं से आप चीज़ें लिख के ले आते हैं। लेकिन सर जो असल हक़ाइक़ है ना दो लोगों तक पहुँचाएँगे, उस पे हुँ, आपकी तहकीक होगी, कोई रिसर्च होगी, सर वो किताबें आपके सामने ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, हुँ। ये भी पीछे बुक्स किताबें ही मैं पड़ी यही सोच ये रहा हैं। था कि बहुत सारी तो बुक्स हैं। सर जिस बंदे ने लिखी होंगी ना आप उससे पूछ लें, उसकी कितना दास्तान वक़्त पूछ लें, लगता कितना होगा? वक़्त लगता है, उसको अपनी फैमिली से कट जाना होता है, ज़ाहिर है एक सोच माशरे का से प्रोसेस काटना है, होता है। वो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। फिर उसकी प्रूफ रीडिंग सारी चीज़ें उससे गुज़र के सर फिर जब हमारे सामने आता है वो, तो आप किसी से पूछ लें सर उनकी दास्तान ये है कि लोग किताबें लेते नहीं पहली बात है, हुँ, उनके पास अलमारियों में पड़ी रहती हैं, कई-कई सालों तक पड़ी रहती हैं और जाके आप किसी को किताब बताओ तोहफ़ा देंगे ना, हुँ। पढ़ेगा वो वो भी भी नहीं मतलब शायद। नहीं उस तरह वो हौसला अफ़ज़ाई नहीं होती हुँ। और ये भी उन लोगों को शायद ख़्याल नहीं आता हमें कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है, कितना इसका पैसा लगा होगा, कितनी वक़्त ज़ाया हुआ है। हम वो किताब भी लेते हैं तो एक एहसान के तौर पे एहसान ना और फेंक देते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम किसी की हौसला अफ़ज़ाई करेंगे तो फिर वो मज़ीद आगे बढ़ेगा सर। अच्छा ये बात आबिद भाई बड़ी ज़रूरी है कि हौसला अफ़ज़ाई और उसको एप्रिसिएशन ना मिले तो मेरे ख़्याल में और तो ज़ाहिर है आपने इस बुक से पैसे तो नहीं कमाए होंगे, एप्रिसिएशन के लिए ही और आपने अपने एक शौक से लिखी और बड़ी बात है कि आजकल के दौर में आपने इतनी मेहनत की कि जब एक मुसन्निफ़ किताब लिख रहा होता है, तो उसको बड़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कि किताब से दूर हैं, उन्हें शायद इन चीज़ों का भी पता नहीं होगा। क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं आपको मुझे ये बताइए? तो सबसे पहले तो ये मुश्किल मुझे पेश आई कि जो चीज़ें मैंने लिखनी थी ना, हुँ। उसका मुझे ये पता करना था। उस वक़्त तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना एडवांस था ये आर्टिफ़िशियल ये आपने इंटेलिजेंस। किस टाइम में लिखी हुई है किताब? सर ये 2019-20 में अच्छा, लिखी थी अच्छा। मैंने। हाँ, उस वक़्त उस ये इतना वक़्त मतलब एआई का एडवांस इतना ज़्यादा इतना नहीं नहीं था। था। तो सर ये है कि आज तो आप चेक कर सकते हैं जी, क्या जी, चीज़ जी। कहाँ पे है। उस वक़्त ये भी मुझे नहीं पता चल रहा था और मैं सर इतना एक कोई प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ी बराबर होगी। रिसर्च करनी पड़ी। उसके बाद सर ये मुझे नहीं पता चल रहा था कि इसकी सेटिंग कैसे होती है बुक की। अच्छा, मतलब फ्रंट पे मैं क्या रखना समझ है गया। अपन। और मुझे सर मेरे साथ ये हुआ कि जब इंसान को ज़िंदगी में नहीं पता होता ना किसी चीज़ का, तो वो हमेशा मार खाता है। ऐसा है। ये हुआ कि मुझे नहीं पता था कि पब्लिशर अलग होते हैं, तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस होती है ये अलग एक अच्छा, शोबा है। तो मैं चला गया प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास।
उन्हें भी मतलब उनको तो काम है ना प्रिंटिंग करना, हाँ, उनको मैं ज़ाहिर जो चीज़ लिख के देता था वो वही लिख के देते थे मुझे। इवन कि मैं ये गलती निकालता था, मैं कच्ची पेंसिल से लाइन करता था कि ये अल्फाज इस तरह करने, वो कच्ची पेंसिल से लाइन भी उसी तरह वापस लगा के भेज ओ देते थे। तो सर उन दिनों में मतलब 3-3 4-4 बजे तक रात को बैठ के तो मैंने उसकी प्रूफ खुद रीडिंग किया, आपने प्रूफ रीडिंग किया। मेरे साथ कोई उस तरह हेल्प भी किसी ने नहीं की थी ना कि मैं प्रूफ रीडिंग कर लेता। तो इस तरह सर बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। उसके बाद फिर जब छप गई वो एक अलग टेंशन है कि आपने अब इसको ना मार्केट में कैसे लाना है, हाँ, लोगों लॉन्च तक। करना भी एक हाँ, इशू बड़ा है। एक इशू होता है सर। तो ये भी मुश्किलात होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं, आपने बताया पब्लिशर अलग है, चलें अब तो एक आपके इंटरव्यूज से और आपकी बाकी शफ़क़त जो नौजवान आ रहे हैं उनके लिए हेल्प आउट ये होगा कि एक तो वो खुद भी अब रिसर्च कर रहे हैं, दूसरा ये कि जब आप जैसे लोगों से वो हेल्प आउट लेने के लिए आते हैं तो आप उनको प्रॉपर गाइड भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इशू भी है कि गाइडेंस हमें फराहम नहीं की जाती। जब पब्लिशिंग की बात हो रही है तो अब आपको पैसे भी दरकार हुए होंगे और वो भी एक सेल्फ वो ज़ाहिर है थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के जो मुसन्निफ़ हैं उनको थोड़ी-सी सपोर्ट हासिल होनी चाहिए? सर सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल ये है कि रहनुमाई, सर सबसे जी, बड़ा मसला जो है ना रहनुमाई का है। बिल्कुल। अगर बंदा जितना भी बड़ा काम कर ले ना उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी ना वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो फिरता ही रहेगा। हुँ, तो दूसरी बात सर ये है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए और साथ ये जो हम लोग हैं ना हमें भी चाहिए सर, जो कोई माशरे में अच्छा काम कर रहा है, जो बुक लिख रहा है, कुछ कर रहा है तो उसको हमें तावन करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। हमारा सर थोड़ा-सा उलट सिस्टम है ना, मतलब किताब के लिए आप कहेंगे, किसी अच्छे काम के लिए कहेंगे, आप मुझे ही कहेंगे तो मैं शायद आपको कहूँगा ना मेरे पास करें। वक़्त नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। और अगर किसी फ़िज़ूल काम के लिए आप कहेंगे तो सारा कुछ बिल्कुल, निकल वो आता है। अट्रैक्टिव लगता है ना अट्रैक्टिव हाँ हमें सर। तो बोरिंग नहीं लगता। इसलिए सर काफ़ी सारे लोग जो है ना दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। मेरे कितने जानने वाले दोस्त हैं, उनके पास सौदे पड़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, सारा कुछ है। अब उनके पास माली वसाइल नहीं है, माली वसाइल हैं तो उनको कोई बताने वाला बताने नहीं वाला है। नहीं। इसलिए सर बहुत परेशानियाँ हैं सर। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जब हम बात करते हैं ना किताब लिखने की, किताब ज़ाहिर है जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर समझने वाला ऐसा शख्स भी चाहिए जो कि किताब पढ़े और आपकी वो जो मेहनत है उससे फ़ायदा हो उसे। आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसमें किताब पढ़ने का रिवाज बहुत ज़्यादा कम और इतना कि अब तो शायद वो अपने सिलेबस की किताबें भी शायद कम पढ़ते हों अनफॉर्चुनेटली। तो इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? सर सबसे पहली वजह तो मेरे नज़दीक मेरी अपनी राय है, मेरे नज़दीक ये है कि हम जो किताबें लिखते हैं ना सर, जो पढ़ते हैं, जी। उनको भी हम उस तरह हौसला अफ़ज़ाई नहीं करते। हुँ, तो ज़ाहिर बात है मेरे सामने अब ये चीज़ होगी तो मैं अगले को कैसे कहूँगा कि आप हुँ, भी किताब लिखें, आप पढ़ें, आप इसके साथ वो हुँ, करें। तो इस तरह होता है कि मायूस हो जाता है बंदा। हुँ। बहुत सारे लोग हैं वो मतलब उनकी 10-10, 20-20 किताबें हैं लेकिन उनकी घर ही पड़ी हुई हैं, लेकिन वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं, वो कभी हारते नहीं हैं। वो हार नहीं मानते, लेकिन हमें उतना हौसला नहीं होता। हम एक आध कोशिश करते हैं, 2 दफ़ा करेंगे तो उसके बाद चले जाते हैं। तो दूसरी सर सबसे बड़ी वजह ये है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का सर आपसे बेहतर कौन जानता है कि सोशल मीडिया बाहर दूसरे ममालिक में हुँ, देख लें, उसका कितना मुस्बत इस्तेमाल है। जी और बिल्कुल। हमारा देख लें, पैकेजेस लगे हुए हैं, कोई पता नहीं क्या हो रहा है, एक-दूसरे और की तरह कोई छोटे-छोटे बच्चों में भी गाइडेंस नहीं है, बड़े तो गाइडेंस चलें वो तो फिर एक अलग। उसकी वजह से सर कितने मसाइल हो रहे हैं, कितने लोगों को जो है ना ज़हनी मसले हो रहे हैं, हुँ, कितने लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही है, कितनी परेशानियाँ बन रही हैं। मोबाइल पे सर कंट्रोल भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, आप यूज़ करें लेकिन किसी हद तक करें। बिल्कुल ऐसा ही है, आप तो उसको बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। जी सर, उसके अब ये है ना किसी के खिलाफ अगर कोई पोस्ट लगी होगी, कुछ लगी, वो तो शेयर करने वाले आपको बहुत मिल जाएँगे। हुँ, लेकिन कोई किताब होगी, कोई चीज़ होगी तो उस नहीं मुझे वो नहीं नहीं लगता मिलेंगे कोई आपको नज़र ही कोई नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली और ये एक बड़ा हमारे लिए ज़वाल है शायद हम लोगों का ऐसे ही उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे ही और एक मेरे ख़्याल में आप जितने भी मॉड हो जाएँ लेकिन वो कहते हैं ना इंसान का सबसे अच्छा दोस्त एक अच्छी किताब होती है। और अगर आप उसको उस तरह से नहीं लेंगे जिस तरह से कि एक प्रॉपर उसकी ग्रेस है, तो फिर नुकसानात आगे आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। सर उसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे पास मौजूद है ना, जिन लोगों ने आज भी जो लोग किताबें पढ़ते हैं ना सर, मतलब उनको जब भी वक़्त मिलता है वो किताब पढ़ लेते हैं। उनकी सर राइटिंग देख लें, उनके अल्फ़ाज़ देख लें, सोशल हुँ, मीडिया पे ही देख लें। अल्फ़ाज़ उनके अल्फ़ाज़ में देखें, कंट्रोल देख लें, तहज़ीब देख लें, तो जो मतलब हमारी तरह है सोशल मीडिया पे ही सारा उनका इंहिसार है, किताब का पता ही नहीं। उनके अल्फ़ाज़ भी आप देख लें सर। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और ये एक बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इसको एक अचीवमेंट कहूँगा कि आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इन सब चीज़ों को कंटिन्यू किए हुए हैं। आबिद भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती वक़्त दिया। आप आपको लोग देख रहे हैं और 2 पैगामात एक तो उनके लिए जो किताबें पढ़ते नहीं हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? और एक पैगाम उनके लिए जो यंग लिखने वाले हैं, वो बेशक मुसन्निफ़ हों, शायर हों, कुछ हों
उनको जो मुश्किलात आ रही हैं उस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उन्हें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए? सर पहली बात तो आपने कहा शुक्रिया आपका सर, आपने इस गर्मी में वक्त दिया, बहुत आपके टीवी का शुक्रिया जिन्हें मैं इस काबिल समझा। नहीं, ये तो आपका बड़ा फन है। दूसरी बात सर सबसे बड़ी ये है कि जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते, मैं उनसे ये गुजारिश जरूर करूँगा आपके टीवी के पर्सन से, तो वो एक दफ़ा किताबें पढ़ के तो देख लें। बिल्कुल। उनको जो चीज़ें वहाँ से मिलेंगी वो पूरी ज़िंदगी उनको सोशल और मीडिया से ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, ऑथेंटिक आपको। चीज़ें बड़ी मिलेंगी। बात ये। और सर ऐसी ऐसी उसमें कहानियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अपनी तहज़ीब, अपनी रवायत, अपनी सारी चीज़ें बताएगी वो। एक किताब छोटी सी होती है, उसके बरअक्स आप सर पूरा दिन लगे रहें ना, पूरे ज़िंदगी लगे रहें, आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। दूसरी बात सर ये है कि जो लोग किताबें लिखते हैं और उनको आगे हौसला अफजाई नहीं मिलती, उनके लिए मेरा यही पैगाम है सर, बात और तालिब इल्म की हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं, मैंने सर एक बुक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब भी कोई किताब लिखता है, किताब के हवाले से, उसकी जब ज़िंदगी होती है उसमें उसकी किताब की कोई अहमियत नहीं होती। जब वो दुनिया से चला जाता है, नेक्स्ट आने वाले लोगों के लिए उसकी किताब कभी ना कभी हिट हो जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं सर, उनकी देख लें आप, उनकी ज़िंदगी में किताबें नहीं थी, मतलब नहीं लोग पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद कितने हज़ारों लोगों ने मुस्तफ़ीद हुए हैं उससे, और वो किताबें ही नापैद हो गई। तो इसलिए सर मायूस नहीं होना चाहिए, अब अपनी कोशिश करनी चाहिए, नेक नीयती से करनी चाहिए, माशरे की बेहतरी के लिए चाहिए, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक की है, कोशिश तो हम कर सकते ये हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कोशिश हम पे फ़र्ज़ है और रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे, तो अवार्ड भी अल्लाह ताला की से ही ज़ाहिर चाहिए, है। तो हाँ। बाकी अब इंसानों से उम्मीद रखेंगे क्योंकि इतनी अच्छी अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं जो लोगों के ज़िंदगियाँ बदल सकती है, तो उसका दुनिया में तो अगर आपको कुछ नहीं भी बेनिफिट मिल रहा, लेकिन आखिरत में तो अगर उससे 2-3 बंदे भी पढ़ के कोई फ़ायदा हासिल कर लेते, तो आपको आखिरत में तो उसका फ़ायदा होगा। जी, जी सर, तो ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है। सर आपने पढ़ा होगा कि कहते हैं ना, जो आपके किसी को एक लफ्ज़ भी कोई आपकी वजह से सीख लेता है, वो आपके लिए सदका जारिया है। तो ये चीज़ है सर, मतलब बेशक लोग ना पढ़ें, ना आपको अहमियत दें, लेकिन आपको लेकिन ये अगर 2-3 बंदे भी ऐसे मिल गए कि जिन्होंने पढ़ी और उनकी ज़िंदगियाँ बदली, तो बदल वो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे इनाम बहुत बड़ा इनाम है, और सर यही सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये चीज़ नहीं कि दुनिया में ही सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल दुनिया ऐसा इंसान ही की है। जगह है दुनिया सर, तो फ़ानी से। जहाँ पे ये तो नहीं कि ये कामयाबी और नाकामी की कोई मेयार है इसमें। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे एक खुशी ये हुई आबिद भाई कि आज के दौर में भी, कि थोड़ा-सा मुश्किल दौर है, और इस दौर में भी अपनी एक ऐसी चीज़ को आपने ज़िंदा रखा हुआ है जो कि दम तोड़ती जा रही है, और सकाफ़त ही कहूँगा मैं उसे, कि पार्ट ऑफ सकाफ़त है ना ये, कि लिखना, और आजकल के दौर में उससे कोई दुनियावी फ़ायदा या माली फ़ायदा ना होना, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत उसको देना, इतना टाइम देना, तो ये आपकी बड़ा एक पॉज़िटिव आपका एक किरदार है माशरे में। सर बहुत इस शुक्रिया। पे आपका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। सर ये बात है कि हम में से हर एक की ज़िम्मेदारी है ना, मतलब जी। ये नहीं कि आप साफ़ी हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी आगे माशरा ठीक करना, आपने ही सारी कुर्बानियाँ देनी है, नहीं, हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक ने। सर इस वक्त में तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक मतलब मुसन्नफ़ ही है, हम की अल्लाह पाक के यहाँ ये तो नहीं जवाब दे सकते मुझे पता नहीं था, मैं ये कर नहीं सका, बिल्कुल ऐसा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए सर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कोशिश की है, आगे भी कर रहे हैं अपनी तरफ से, और आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ी शफ़क़त है कि आपने हौसला अफ़ज़ाई की हमेशा, तो इस वजह से जारी है सर हमारा काम जो भी है, तो इंशाल्लाह बाकी भी जो हमसे हो सका करेंगे। तो एक दफ़ा आपका शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपके प्लेटफ़ॉर्म का फिर से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने बहुत पसंद किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम कश्मीर डायरी KTV की स्क्रीन पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।